हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो सेशन में हम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है। तो दोस्तों अगर बात करें तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषदों का गठन या विघटन किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें तो वर्तमान में भारत में बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में विधान परिषदें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो भारत के किस राज्य में दिए गए विकल्पों में विधान परिषद है, तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो दोस्तों अगर बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पर चैडविक को दिया गया था। ईंट पर नाचो, मैंने कई बार बताया है, ईंट पर नाचो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है। व्हाइट फास्फोरस की अगर बात करूं मैं तो दोस्तों ये जो है शीतल जल में रखा जाता है, सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, अब फास्फोरस को शीतल जल में इसलिए रखा जाता है दोस्तों क्योंकि ये क्या करता है कि अगर इसको आप खुले में छोड़ दोगे तो ये एक पॉइजनस मटेरियल है, विषैला पदार्थ है और हवा के संपर्क में ये जल उठता है, इसीलिए इसे शीतल जल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और श्वेत फास्फोरस जो सफ़ेद फास्फोरस है इसमें गार्लिक यानी कि लहसुन जैसी गंध भी आती है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाती है। तो शीतल जल में रखोगे। केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। इसको आप अपने एनालिसिस के आधार पर बताएंगे, कमेंट में जवाब दें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का एबंडेंट सोर्स कौन सा है, सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है विटामिन सी का। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग हो जाता है और देखा जाए तो सर्वाधिक उचित मात्रा इसमें दिए गए विकल्पों में मैं देखूं तो सिट्रिक फल में पाई जाएगी। सिट्रिक फल में विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में आपको मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है, सिंथेसाइज्ड पॉलीमर कौन सा है। सिल्क है, प्रोटीन है, पॉलीस्टाइरीन है या मांड या स्टार्च है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में अगर बात की जाए तो पॉलीस्टाइरीन, ये जो एक प्रकार का प्लास्टिक है, यही जो है संश्लिष्ट पॉलीमर है, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, संश्लिष्ट रेशे की अगर हम बात करें दोस्तों तो संश्लिष्ट जो रेशा होता है छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है और प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बन जाती हैं जो बहुलक कहलाता है, जिसको पॉलीमर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्रांड बैंक और डॉगर बैंक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। ग्रांड बैंक और डॉगर बैंक, तो ये दोस्तों संबंधित हैं मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र। जो ग्रांड बैंक और डॉगर बैंक हैं ये मछली पकड़ने के मुख्य स्रोत हैं। देखिए, मछली से मानव को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी, पौष्टिक लवण और आयोडीन की प्राप्ति होती है। इस उद्देश्य से प्राचीन काल से ही मछली को पकड़ना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है। अगर बात करें दोस्तों तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र विश्व का एक प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। यह क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड से लेकर उत्तरी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी तटीय पूर्वी भागों पर यह फैला है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। और देखा जाए तो ग्रांड बैंक और कॉड मछली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जो ग्रांड बैंक है ये दोस्तों एक क्वेश्चन बन जाता है, किस मछली को पकड़ने का एबंडेंट सोर्स है ये, तो कॉड मछली। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से वे पवनें कौन सी हैं जो ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं? तो दोस्तों देखा जाए तो जो मानसून विंड्स होती हैं, मानसून पवनें, वो ऐसा कारनामा करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब मौसम होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे लेते हैं। अब है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर की सघनता कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल या इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, पृथ्वी के धरातल से हुई वायुमंडल की सबसे निचली परत है और पृथ्वी के धरातल से इसकी औसत ऊंचाई अगर मैं बात करूं 12 किलोमीटर है। और इसकी सघनता की बात करें तो शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा इसकी सघनता बढ़ जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहते हैं? मृदा या शैल खंडों के नीचे जो खिसकने की घटना है दोस्तों, ये कहलाती है भूस्खलन। क्या कहलाती है? भूस्खलन। अगला 10वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन गवर्नर था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है दोस्तों 1792 में हुआ था और हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस के मध्य हुआ था। तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा और इस युद्ध में टीपू की पराजय भी हो गई थी और इस युद्ध के फलस्वरूप टीपू और कॉर्नवालिस के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो देखा जाए दोस्तों तो भारत के राष्ट्रपति पद के लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 35 ईयर्स रखी गई है। कितने साल दोस्तों? 35 साल यहाँ पे रखी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन से हैं जिन्हें भारतीय संविधान के तहत आपातकालीन की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात कर दें तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति करेक्ट हो जाएगा। फाइनली अगर आपको आपातकालीन स्थिति की घोषणा करनी है तो राष्ट्रपति ही इसके अंतिम प्राधिकारी होंगे। 13वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से यूएस संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई हैं? यूएस के संविधान से कौन सी यहाँ पे खास चीजें ली गई हैं? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना या उपर्युक्त सभी? तो 13वें का जो सही जवाब है उपर्युक्त सभी है। जी हाँ दोस्तों, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सारी की सारी चीज़ें यूएस के संविधान से ली गई हैं। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय एवं न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात आदि अमेरिकी संविधान आदर्श पर आधारित हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अब है, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों देखा जाए तो संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में संघ का नाम इंडिया अर्थात भारत है और राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 3 में भारतीय जो संसद है उसको नए राज्यों का निर्माण करने और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है, यदि यक्स माल की कीमत कम हो जाती है और वाई की मांग भी कम हो जाती है तो यक्स और वाई प्रतिस्थानी हैं कि यक्स और वाई पूरक हैं कि यक्स वाई से श्रेष्ठ है या बढ़िया है या वाई यक्स से श्रेष्ठ है? तो 15वें का दोस्तों यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यक्स और वाई प्रतिस्थानी है। यदि यक्स माल की कीमत कम होने से वाई की भी मांग कम हो जाएगी तो यक्स और वाई क्या हैं? प्रतिस्थानी।
अगला है नकदी रिजर्व अनुपात का निर्धारण आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। नकदी रिजर्व अनुपात का निर्धारण यानी कि CRR जिसको बोलते हो आप, कैश रिजर्व रेशियो का निर्धारण केंद्रीय बैंक करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? पाचन और श्वसन नलियां दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ग्रसनी में क्रॉस करती हैं। कहाँ पे दोस्तों? ग्रसनी में। अगला है निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और उसका विनियोजन किया जाता है किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा, संघ के द्वारा, राज्य या संघ दोनों के द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर निगम कर की मैं बात करूं, कॉरपोरेशन टैक्स को कंपनी कर भी कहा जाता है। यह कर निगमों और कंपनियों की निवल आय पर लगाया जाता है। बात करें तो दोस्तों यह कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक डायरेक्ट टैक्स है और जिसका विनियोजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? राज्य और संघ दोनों द्वारा। अगला है राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलाने वाला कर कौन सा है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहता है। तो राज्य सरकारों को सबसे अधिक राजस्व दिलाने वाला जो कर होता है दोस्तों, सेल टैक्स होता है। बिक्री कर, सेल्स टैक्स जो होता है, बिक्री कर, यही सबसे ज़्यादा राज्यों को टैक्स दिलाता है और यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है जो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला है एलोरा में गुफा और सीलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? क्वेश्चन नंबर 20। और इसके सही जवाब की बात करें हिंदू, बौद्ध और जैनों का। तो एलोरा में जो गुफा और सीलोत्कीर्ण मंदिर हैं ये हिंदुओं का भी, बौद्धों का भी और जैनों तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है टका या रुपया, चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों ये शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। टका या रुपया या चांदी का सिक्का जिसको आप कह लें, ये शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। अगला है बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? 22 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो दोस्तों लुम्बिनी में पैदा हुए थे। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद तो दोस्तों बिंदुसार। कौन बैठा था? बिंदुसार। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सारे जहां से अच्छा राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो ये राष्ट्रगीत लिखा है दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना है? औरंगजेब के बाद तो दोस्तों मोहम्मद मुआज्जम जो है वो बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना है। अगर बात की जाए दोस्तों तो औरंगजेब का जो कार्यकाल है वो 1658 से 1707 तक रहा है और इसका जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था और इसकी मृत्यु के बाद इसके जीवित 3 पुत्रों, जिसको मुअज्जम यानी कि काबुल का सूबेदार और आजम गुजरात का सूबेदार और काम बख्श बीजापुर के सूबेदार के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था और उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होकर आजम को परास्त करके यहाँ मुअज्जम 1707 में 63 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह प्रथम यानी कि शाह आलम प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्ते पर बैठा था। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कहा जाएगा यहाँ पे 26 और देखते हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद मुअज्जम है, फिर है वह मानव रोग कौन सा है जो उत्परिवर्ती जीन द्वारा फैलता है? तो देखिए दोस्तों मैं अगर बात करूं तो कभी कभी जीन में स्वतः परिवर्तन होने से जीव के जीन प्रारूप पर असर पड़ता है और जिसके कारण उसके अभिलक्षणों में बदलाव आ जाता है।
तो जीन प्रारूप में होने वाले इस आकस्मिक और पृथक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, जिसको म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है। गुणसूत्र संख्या या संरचना में कोई बदलाव या जीन उत्परिवर्तन के कारण होने वाले शारीरिक विकार को आनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। और इनमें अगर रोगों की बात करें तो हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलीसीमिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इस प्रकार के कई अन्य उत्परिवर्ती जीन के द्वारा रोग फैलते हैं। तो जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हीमोफीलिया। और थैलीसीमिया भी है, दात्र कोशिका रक्तता भी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 26वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? किसी एथलीट को तात्क्षणिक इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या दिया जाना चाहिए? 27 नंबर क्वेश्चन है। अगर दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है। फिर है रोमन कैथोलिक के 265वें पोप बेनेडिक्ट 16वां मूलतः किस देश के निवासी हैं? तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जर्मनी के निवासी। कहाँ के? जर्मनी के। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस। क्या है दोस्तों? हाइपोथैलेमस है, ये इसका सही जवाब है। अगला है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी कि NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला है सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? सेना भर्ती अधिनियम ये दोस्तों बात किया जाए तो 1856 से ये लागू है, सेना भर्ती अधिनियम। 31वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 62 के शासनकाल में 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया गया था और इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के सभी भावी सैनिकों को यह स्वीकार करना होता था कि जहां कहीं भी सरकार को आवश्यकता होगी वे कार्य करेंगे और इस अधिनियम से भारतीय सैनिकों में असंतोष बढ़ा था। तो सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? 1856 में। फिर है निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां तड़ित झंझा आती है? तो दोस्तों अगर इसके सही जवाब की बात करें तो आइसोब्रोंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोब्रोंट्स। फिर है निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? तो पृथ्वी पर 180 अंश याम्योत्तर यानी कि मेरिडियन के लगभग 7 स्थलखंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है और 1884 में वॉशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो 180 अंश देशांतर इसका 33वें का सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नमक, शुगर, कॉपर सल्फेट या रबड़? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा रबड़। अगला है निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? ऋण आवेशित कौन सा होता है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ये होता है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं मिक्स्ड रहती हैं? जर्मन सिल्वर की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर तांबा, जस्ता और निकल, कुजनी, ये जर्मन सिल्वर में होती हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन लेंगे, आवर्धक लेंस क्या होता है? बृहद फोकस दूरी सहित अवतल लेंस या अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस? 37वां क्वेश्चन,
तो यहां पर और भी ऑप्शन देखते हैं। बृहद फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस या अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। तो 37वें का सही जवाब है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। फिर है चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है। इमेजिन करिए, चलती हुई गाड़ी है, उससे एक पत्थर गिराया जाता है। जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा। इमेजिन करना है, और ये जो पथ होगा पैराबोलिक पथ होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर है निम्नलिखित में से वह भेषज कौन सी है जो आर्द्र ज्वर में दी जाती है। तो दोस्तों आर्द्र ज्वर में क्लोरोमाइसिटीन दी जाती है। आर्द्र ज्वर में कौन सी दी जाती है? क्लोरोमाइसिटीन। आर्द्र ज्वर की बात करें तो यह टाइफाइड है और इसके उपचार हेतु क्लोरोमाइसिटीन नामक प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है और यह संदूषित खाद्य पदार्थों तथा पानी द्वारा फैलता है। आर्द्र ज्वर जो होता है, टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्लोरोमाइसिटीन सही हो जाएगा। अब है प्रतिजैविकी क्या होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब अगर मैं बात करूं दोस्तों तो प्रतिजैविकी होता है किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है। इसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 40 क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 21-22 मिनट का हो चुका है। वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।